हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज बिहार पुलिस से 3 का फुल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ना। तो 43 से पहले देखिए बीच में मैथ हिंदी सब आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, खाली जीके और जीएस का है ना। जीके और जीएस का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि महाबोधि मंदिर या महान जगदीश मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है ना। तो आपको हम बता दें, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है कि महाबोधि मंदिर है ना। महाबोधि मंदिर है ना। महाबोधि मंदिर गया में है, ठीक है। कहाँ है? गया में। पॉइंट लिखेगा, जो महाबोधि मंदिर है जैन धर्म बौद्ध धर्म का है ना। बौद्ध धर्म का, ठीक है। अगर बात करें गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है। ज्ञान प्राप्त किए थे कहाँ में? गया में है ना। गया में, ठीक है। कहाँ किए थे? गया, फाल्गु नदी किनारे, ठीक है। फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे है ना। किनारे किसे? पीपल ब्रिज के नीचे, पीपल ब्रिज के नीचे है ना। पीपल ब्रिज के नीचे कहे का मतलब है दोस्त है ना। कहे के मतलब है हाँ कि जब गौतम बुद्ध भगवान जब कठोर तपस्या कर रहे थे तो पीपल ब्रिज के नीचे, जो अभी हम वर्तमान समय में कह सकते हैं फाल्गु नदी या निरंजन नदी है ना। निरंजन नदी के किनारे है ना। कहाँ? गया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम है ना कि गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है। जन्म आपको 500 गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 583 ईस्वी में लुबनी में तथा है ना। तथा मृत्यु है ना। तथा मृत्यु 463 ईस्वी में, 463 ईसापुर में है। ईसापुर में, ठीक है। कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में वो था है ना। गौतम बुद्ध की अगर बात कर लें, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है ना सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध जब देखिए गौतम बुद्ध भगवान पीपल के नीचे है ना, पीपल के नीचे जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो कठोर तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम भगवान के नाम से जानते थे, है, ठीक है। भगवान के नाम से जानते। अगर बोले विष्णुपद, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपको गया में है। कहाँ है? गया में। अगर विश्व शांति, ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। राजगीर में है ना। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में, ठीक है दोस्त। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर कहा जाए तो अगर बोले जल मंदिर, ठीक है। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है ना। पावापुरी में। यही अगर बात कर लिया जाए तो महावीर का मृत्यु हुए थे। महावीर का मृत्यु, ठीक है, पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में है ना। पावापुरी में इसी के इसी महावीर के जब मृत्यु पावापुरी में होता है तो वहाँ जल मंदिर बना था, ठीक है। महावीर जो था जैन धर्म से है। जैन धर्म से था। कौन सा धर्म से? जैन धर्म से 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। अब अंतिम भी, ठीक है। अंतिम भी, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो 43 क्वेश्चन से अगर रिलेटेड इतना क्वेश्चन रहे है ना। 43 क्वेश्चन है ना। 43 नंबर क्वेश्चन जो था कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा गया है ना। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त गया में हुआ था, फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में मृत्यु हो गए थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था। विष्णुपद मंदिर गया में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। जल मंदिर पावापुरी में है। महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर था जैन धर्म, जैन धर्म का 24वें तीर्थकार या अंतिम तीर्थकार होता महावीर थे। ठीक है। ये हो गया आपका 44। ठीक है। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि हर्षवर्धन हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुआ था। तो ध्यान में रखिए, है ना, कि हर्षवर्धन पहले मृत्यु की अगर बात कर ले, हर्षवर्धन की मृत्यु 467 ईसा पूर्व में हुआ था। 447 ईस्वी में हुआ था। और बात कर लिया जाए, है ना, कि 447 ईसा पूर्व। अब अगर बात कर लिया जाए, है ना, कि चीनी यात्री, है ना, हॉन्गसॉन्ग किसके काल में, है ना, किसके काल में भारत आया था। ठीक है, भारत आया था। तो आप कह सकते हैं हर्षवर्धन के काल में, किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। ठीक है। थोड़ा सा याद देख लीजिए, है ना। अगर कहा जाए हर्षवर्धन जो है वो 16 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठ गए थे, है ना। हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठ गए थे। इसका जो इससे पहले, है ना, राजवर्धन, है ना, इससे पहले थे राजवर्धन जो है ना, राजवर्धन के मृत्यु के बाद, है ना, है ना, 606 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। 606 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। मृत्यु के बाद, है ना, 16 वर्ष की आयु में, है ना, आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। ठीक है। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, अगर कहें पुष्पभूति का संस्थापक था पुष्पभूति। ठीक है। पुष्पभूति ही इसका संस्थापक था। ठीक है। अगला बात हम कर लें, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। ठीक है। प्रशासन का बुनियादी क्वेश्चन कर रहा है 45 कि प्रशासन का बुनियादी और, है ना, और आवश्यक तत्व संगठन है। ठीक है। क्या है, संगठन है। क्लियर हो गया ना। प्रशासन के बुनियादी आवश्यक तत्व जो है संगठक है ना। संगठन क्या है, संगठन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, 44, 44 हो गया। 46 क्वेश्चन नंबर, 46 क्वेश्चन नंबर है दोस्त, है ना। 46 क्वेश्चन नंबर है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे। ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी के साथ, है ना, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला, के साथ, है ना, भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार अल
ब्रूनी, अल ब्रूनी थे, अल ब्रूनी था, ठीक है, क्यों थे, अल ब्रूनी थे, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए, है ना, अगर बात कर लिया जाए कि मोहम्मद गजनी के बारे में, ठीक है, तो समझिएगा मोहम्मद गजनी जो है मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर, है ना, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, है ना, कितना बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। अगर बात कर लिया जाए, है ना, अगर बात कर लिया जाए, है ना, कि मोहम्मद गजनवी, है ना, मोहम्मद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, मंदिर को लूटा था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया इसके बारे में। अगर क्वेश्चन पूछें कि मोहम्मद गजनवी का जो है भारत पे सबसे मतलब प्रचलित कह सकते हैं 1025 ईस्वी में था, जो आक्रमण किए थे और सोमनाथ मंदिर को लूट के धन लिया। कहा जाता है दोस्त, है ना, कि मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर शासन करने नहीं आए थे, उन्होंने अब हमारे देश से, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, भारत को पहले सोने का चिड़िया कहता, हमारे देश से क्या कर रहे थे, धनों को लूट कर अपने साथ ले जा रहे थे, ठीक है, ले जाने के लिए आए थे। देखिए 47 क्वेश्चन है ना, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर, है ना, बाबर ने तुजुक ए बाबरी, है ना, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था, किस भाषा में लिखा था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, है ना, सबसे पहले बाबर ने, है ना, अगर कहे तुजुक ए बाबरी किसने लिखा, तो बाबर ने लिखा, ठीक है। किस भाषा में लिखा, तो तुर्की भाषा में लिखा, किस में लिखे, तुर्की भाषा में। अगर जो पॉइंट है ना, कि मुगल वंश का संस्थापक, है ना, बाबर थे। कौन थे, बाबर थे। तो बाबर के जो शासनकाल था 1526 से, है ना, 1530 ईस्वी तक, 1526 से 1530 ईस्वी तक, है ना, बाबर के शासनकाल था। उसके बाद अगर कह दें, है ना, कि बाबर का शासनकाल में तो कितना था, कि बाबर के शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी में था, ठीक है। अगर तुमसे पूछें कि बाबर का मकबरा काबुल में है, कहाँ है, काबुल में, है ना, बाबर के मकबरा कहाँ है, काबुल में है, ठीक है। अब देखिए बाबर द्वारा, है ना, बाबर द्वारा 4 युद्ध प्रसिद्ध हैं, 4 युद्ध कहते हैं प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा ट्रिक से, है ना, क्या रखिएगा ट्रिक, पान खाया चबाकर घटक गया, है ना, पान खाया चबाकर घटक गया, प से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये जो हुआ था 1526 ईस्वी में, 1526 में। ये बाबर, है ना, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। दूसरा बात करें खनमा का युद्ध, है ना, खनमा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये आपको 1527 ईस्वी में, कहने में 1500 राणा हुआ, किसके साथ हुआ था, बाबर प्लस राणा सॉन्ग के साथ, बाबर राणा सॉन्ग। अगला जो हुआ चंदेरी का युद्ध, है ना, चंदेरी का युद्ध, ये हुआ था 1528 ईस्वी में। कितना हुआ था, ये 1528 ईस्वी में।
ये जो हुआ था ये पावर है ना, बाबर प्लस चंदेरी का युद्ध आपका हो जाएगा बाबर प्लस बाबर प्लस मेदानी राव के साथ, बाबर प्लस मेदानी राव के साथ। घर से घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध याद रखिएगा। ये हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, 1529 में हुआ था, है ना, 1529 में हुआ था। ये जो हुआ था बाबर और ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि अब पानीपत के देखिए बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। किसका था? बाबर द्वारा 4 प्रसिद्ध युद्ध है ना, 4 युद्ध प्रसिद्ध है। पहला ट्रिक याद रखिएगा, पान खाया चबा कर घटक गया। प से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ख से खनमा के युद्ध 1527, च से चंदेरी के युद्ध 1528, घ से घाघर के युद्ध 1529। देखिए किनके बीच हुआ था, तो यहाँ से ध्यान, बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर राणा संग, बाबर मेदिनी राव, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ को याद रखिएगा, पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। ये ट्रिक हमेशा याद रखें, ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको पता है कि युद्ध कब हुआ है ना। तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, द्वितीय युद्ध पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो आपको हो गया 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। किसका साथ हुआ था? तो अकबर प्लस हिमू, है ना। इस 4, एक बात याद रखें दोस्त, इस 4 युद्ध में, है ना, 4 युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, 4 युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, 4 युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, इसमें विजय हो गया था, हाँ, विजय हो गया अकबर का, और ये पराजय हो गया था। ठीक है, तीसरा है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, 1761। अब्दाली है ना, अब्दाली प्लस हो गया मराठों के बीच, इसमें भी विजय हुआ, ये हो गया पराजय। ठीक है, इसमें हो गया पराजय। तो याद रहे, है ना, कि अगर क्वेश्चन आपसे इतना कभी भी पूछा जाए तो आप गलत नहीं मारिएगा दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोले, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? बाबर ने लिखा। ठीक है, किस भाषा में लिखा? तो तुर्की में लिखा। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। बाबर के शासनकाल जो होता था 1526 से 1523 में। ठीक है, बाबर का शासनकाल 1526 से 1523। बाबर के मकबरा कहाँ है? तो बाबर के मकबरा आपको काबुल में है। ठीक है, अब देखिए बाबर द्वारा प्रसिद्ध 4 युद्ध लड़ा गए थे, जिसमें विजय बाबर हुआ था। पान, ट्रिक याद रखना, पान खाया चबा कर घटक गया। प से पानीपत के प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ख से खनमा का युद्ध 1527 में, च से चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घ से घाघरा युद्ध 1529 में। ठीक है, किनके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर राणा संग, बाबर मेदिनी राव। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो स्थान कहाँ है ना। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून, है ना, 23 जून 1557 में कहाँ हुआ था? तो जो हुआ तो युद्ध हुआ था, है ना, कि भागीरथी नदी के किनारे ये जो स्थान है वो पश्चिम बंगाल में है ना। वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1557 में, है ना। किनके बीच हुआ था? अगर बोले प्लासी का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, तो आप याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों, है ना, अंग्रेजों प्लस सिराजुद्दौला के साथ, है ना। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व कर रहे थे, किसमें इसका जो हुआ था बुरी तरह से पराजय हो गए थे, बुरी तरह से हार गए थे। और इसका जो हुआ अंग्रेजों को वो क्या किए, जीत गए, विजय, इसमें विजय हो गए थे। याद रखिएगा, है ना, कि प्लासी का युद्ध 23 जून, है ना, 1557 ईस्वी में हो रहा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1557 ईस्वी में किस नदी किनारे, भगीरथी नदी के किनारे हो रहा था। ठीक है, किन के बीच होता था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हो रहा था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से, है ना, सेनाओं का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, सेनाओं का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव का क्या हुआ, जीत हुआ और सिराजुद्दौला को पूरी तरह से हार हो गया था, हार का मुंह देखना पड़ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपियन था, है ना, प्रथम यूरोपियन था। भारतीय राष्ट्रीय, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष करने वाले प्रथम यूरोपियन, है ना, प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो जॉर्ज इले, है ना, जॉर्ज इले। ये जो है अध्यक्षता कर रहे थे 1888 ईस्वी में चतुर्थ, है ना, चतुर्थ अधिवेशन, कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ, इलाहाबाद में हुआ रहा था। कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन, है ना, चतुर्थ अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जो हो रहा था, उसका अध्यक्षता जॉर्ज इले, जो कि प्रथम क्या थे, यूरोपीय थे। आगे बात कर लेते हैं, है ना, कांग्रेस शब्द का सबसे पहले याद रखिए, बहुत क्वेश्चन, कांग्रेस शब्द का पहला प्रयोग कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, है ना, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, अब देखिए जो है कांग्रेस, है ना, तो कांग्रेस के जो बात अगर बताया जाता है, कांग्रेस जो है कि याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, है ना, तो प्रथम जो है कांग्रेस जो है स्थापना जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, है ना, स्थापना 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, है ना, 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 में। इसका अध्यक्षता एओ हुम किए थे। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किए थे, एओ हुम किए थे। ठीक है, तो ध्यान रहे, है ना। ठीक है, तो इनके अध्यक्षता जो है भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, है ना, इसका अध्यक्षता एओ हुम किया था। तो बताइए किस अधिवेशन में, है ना, किस अधिवेशन भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कर रहे थे, एनी बेसेंट, है ना, तो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, है ना, 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता, है ना, अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहे थे, जो कि प्रथम भारतीय महिला थे, है ना, प्रथम भारतीय महिला थे। याद रखिएगा, है ना, एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसका अध्यक्षता जो कर रहे थे, एनी बेसेंट कर रहे थे, जो भारत की प्रथम महिला थे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, है ना, क्वेश्चन नंबर 50। चलो क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, इसका आंसर होगा चावल, है ना, इसका आंसर चावल होगा, है ना।
तो आप इस पॉइंट को जरिए याद रखिएगा, खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल। खरीफ फसल की अगर बात कर लेते हैं ना, खरीफ फसल की अगर बात कर लेते हैं तो खरीफ फसल कब बोना जाता है? तो खरीफ फसल जो है जून जुलाई में, जून है ना, जुलाई में बोया जाता है और है ना, और अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और लिख सकते, यहाँ लिखे हैं, इंग्लिश छोड़िए, यहाँ देखिए यहाँ जून, ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है है ना, काटी जाती है। अब देखना, उदाहरण के लिए बात कर ले, उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण के लिए आपको चावल है ना, चावल, मक्का है ना, मक्का, सोयाबीन इत्यादि, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं है ना, रबी फसल है ना, रबी फसल। और रबी फसल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में है ना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में है ना, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं, ठीक है, काट ली जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर बता दिया जाए, उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण के लिए आप याद रखेगा है ना, गेहूँ है ना, उदाहरण के लिए गेहूँ, दाल इत्यादि, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा है ना। चावल में अगर बात किया जाए तो चावल में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो वर्षा होते हैं, वर्षा मतलब पानी की जो क्षमता कैपेसिटी होते हैं वो 100 से 120 डिग्री सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है ना, एक कॉमन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन करा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान है ना, क्या है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में है, याद रखिएगा, कहाँ है? कटक में। क्या बोले? केंद्रीय। अब देखिए ध्यान से कि अंतर्राष्ट्रीय चावल है ना, अनुसंधान कहाँ है? तो मनीला में है ना, मनीला में, ठीक है। अगर बात करें मनीला किसका राजधानी है ना, किसका राजधानी है? तो आ जाएगा फिलीपींस का है ना, फिलीपींस का। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि केंद्रीय है ना। पहले अगर बात कर लेते हैं केंद्रीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसाधन कहाँ है? अनुसाधन फिर से सुनिए, केंद्रीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसाधन कहाँ? लखनऊ पे, याद रखना, लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। अब देखिए नवाबों का शहर है ना, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ का शहर कहा जाता है ना। नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ का शहर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखिएगा, फिर से आपको क्या बोले हम, नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद है ना, परिषद का मुख्यालय है ना, कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। चलिए यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप
ये सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो याद रखिएगा। पहला सुन लीजिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में, है ना, कहाँ है? कटक में, ठीक है। अच्छा एक चीज आप आते हैं, है ना, लिख लीजिएगा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ? तो कानपुर में है। कहाँ? कानपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ? कटक में है ना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ? मनीला में, है ना। मनीला किसका राजधानी है? फिलीपींस का। केंद्रीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ? लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ? कानपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, है ना, कि 52 क्वेश्चन 52, है ना। क्वेश्चन 52 करा है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के पश्चिमी भाग संभालता है? तो यह बंदरगाह दोस्त है मुंबई, है ना। क्या है? मुंबई, है ना। क्या है? मुंबई, ठीक है। कहाँ है? जो निर्यात का पश्चिमी भाग संभाल लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं, है ना। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन करा है, ठीक है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? है ना, बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको, है ना, कि ऑक्सीजन के परमाणु संयोजन से, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु संयोजन से। तो इस बात को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, है ना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको आएगा, अब बनाइएगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। ये जो है पृथ्वी है, आज देखिएगा ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के जो इस तरह से पूरे तरह फैले रहते हैं, इस तरह से फैले रहते हैं, है ना। पृथ्वी इस तरह से फैले रहते हैं। ये इसमें बहुत सारे गैस मिला रहता है ना। जैसे N2 78%, है ना, और O2 कितना 21%, और CO2 है ना 0.03%, और अन गैस भी रहता है ना। बहुत सारे गैस मिला रहता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों के जानना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं तो वायुमंडल के जो बाहरी भाग होते हैं, इसे हम ओजोन परत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। तब बताइए, अभी बोलेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, है ना। अगर वायुमंडल की परिभाषा में नहीं आता है, लेकिन याद रखिए वायुमंडल कहते किसे हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर पहले बात आपको सब बोला जाए, ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वो 3 होता है ना। तो ओजोन में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, ठीक है। तो ओजोन में ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। कितना? 3 परमाणु है। 3 परमाणु से मिलकर बना है। अब बताइए, है ना, कि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में O2 कितना %? O2 मात्रा है, मतलब कितना प्रतिशत है? तो मात्रा कह सकते हैं, तो कितना O2 हो गया 21%। अब बताइए वायुमंडल में CO2 अगर बात कर लिया जाए तो CO2 जो है कितना % है? तो 0.03%, ठीक है। N2 की अगर बात कर लेते हैं तो कितना हो गया? 78%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, है ना, अगर हम बोला जाए कि ओजोन जो परत होता है किस मंडल में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा समताप मंडल, है ना। समताप मंडल में, है ना, ओजोन परत पाए जाते हैं, ठीक है। ओजोन परत पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा समझिए, है ना, कि सूर्य जैसे ओजोन परत है, अगर ये यहाँ सूर्य है तो सूर्य से बहुत सारे किरणें निकलता है।
तो इससे जो आने वाले किरणें होते हैं पराबैंगनी किरण, है ना, तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी, है ना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। क्लियर हो गया। तो अगर बात करें पराबैंगनी किरण से कौन रोग होता है, तो रोग देखिए, पराबैंगनी किरण से जो रोग होता है वो त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हुआ। अब एक बात है कि दोस्त, ओजोन परत अगर नष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो पृथ्वी जो है, आप जितना भी ओजोन परत आएगा किसी भी जीव जंतु पर पड़ेगा तो क्या होगा, त्वचा कैंसर रोग से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना, जितना भी जीव जंतु है। लेकिन अगर बोले ओजोन परत के सबसे अधिक हानि कौन पहुंचा रहा है ना, ओजोन परत को, है ना, ओजोन परत के सर्वाधिक हानि कौन सा गैस पहुंचाता है, तो CFC, है ना, CFC इसका कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भूचाल का अपकेंद्र से क्या मतलब है ना, तो पृथ्वी की धरातल पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर उद्भवतर है। आपका आंसर ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना, पॉइंट है दोस्त कि पॉइंट अगर बात किया जाए, है ना, तो पॉइंट कहते हैं भूकंप। सबसे पहले समझिए भूकंप को किस में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भूकंप को सिस्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगला बात कर लेते हैं भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापा जाते हैं रेक्टर पैमाने से, है ना। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे, तो रेक्टर पैमाने से मापी जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि भूकंप जो है धरातल पर आती है ना। भूकंप कहाँ, अब देखिए भूकंप जो समुद्र में, है ना, भूकंप जो समुद्र में उठते हैं, जब भूकंप समुद्र में आते हैं तो उस पर उत्पन्न होने वाले लहरों को, जब भूकंप समुद्र में आते हैं तो उस पर उत्पन्न होने वाले लहरों को हम सुनामी कहते हैं, है ना। उससे उत्पन्न होने वाले लहरों को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से, है ना, कि कहे का मतलब है कि भूकंप की तरंगों को किस में मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ में, है ना, सिस्मोग्राफ में मापते हैं। याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, है ना, कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है ना। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, कि तेल के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। 56 क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, है ना। 56 क्वेश्चन कराया, 56 क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के लोग, तो आपको हम बता दें कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम, है ना। लक्षद्वीप के लोग जो हैं मलयालम। ठीक है, अगर अब ध्यान से सुनिएगा, लक्षद्वीप जो है ना, वो लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं, लक्षद्वीप का राजधानी, है ना, लक्षद्वीप का जो राजधानी है कावरत्ती है। ठीक है, और दूसरा बात है ना, कि लक्षद्वीप में, है ना, कि लक्षद्वीप की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप की जो स्थापना हुआ था, ठीक है, लक्षद्वीप, याद रखिएगा, लक्षद्वीप का जो स्थापना हुआ था, है ना, 1956 ईस्वी में,
1956 ईस्वी में। अब देखिए ध्यान रखेगा है ना कि तामिल है ना, तामिल कहाँ बोला जाता है, तो तामिल जो है तामिल जो भाषा दक्षिण भारत में बोला जाता है, दक्षिण भारत में तामिल भाषा बोला जाता है। अब बताओ तुम लोग कर्नाटक है ना, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोला जाता है, कौन सा भाषा बोला जाता है, तो बोले कन्नड़। कौन सा? कन्नड़। क्लियर हो गया ना, कौन सी भाषा बोला जाता है, कन्नड़ भाषा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 57 हो गया 57। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिकाओं का अनुपात सबसे कम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कर 57 क्वेश्चन के बाद लिया जाए है ना, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना है ना, जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार है ना, जनगणना के अनुसार है ना, बालक और बालिकाओं के लिंगानुपात सबसे कम। तो 2000 अब देखिए लिंगानुपात कह सकते हैं उसको, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात जो सबसे कम है ना, सबसे कम है हरियाणा में सबसे कम कितना, हरियाणा में, जो 1000 पुरुष पर है ना, जो 1000 पुरुष पर आपको बता दें, जो 1000 पुरुष पर है ना, 1000 पुरुष पर 887 है ना, सब समझना 800 कितना 887 महिला आते हैं है ना। अब देखिए सबसे अधिक के बात कर लेते हैं ना, सबसे अगर अधिक बात कर लेते हैं केरल, सबसे अधिक कहाँ, तो केरल। सबसे अधिक बात कर लेते हैं तो कहाँ, केरल में। केरल की अगर बात कर लेते हैं तो वहाँ जो है पुरुष की 1000 पुरुष पे है ना 1084 महिला पढ़ती है। कितना, 1084 महिला पढ़ती हैं। तो याद रखिएगा है ना कि 2011 के जनगणना के अनुसार है ना, लिंग अनुपात सबसे कम हरियाणा में है, जो 1000 पुरुषों पे 887 महिला पढ़ती हैं। और हम लोग का जैसे भारत की अगर बात है ना, ठीक है, अगर बात लें कि सबसे अधिक केरल में कितना, 1000 पुरुष पे 1084 महिला पढ़ती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन अगला ठीक है, क्वेश्चन है 58। कहता है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य पदार्थ एक ही मात्रा में अधिक कैलोरी मान विद्यमान होता है। कहता है कौन सी खाद्य पदार्थ एक ही मात्रा में अधिक कैलोरी विद्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको है ना, इसका आंसर आपको मक्खन है ना, क्या हो जाएगा, मक्खन है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्खन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनना जरा सो बात, कैलोरीन के बात कर ले है ना, तो आपको पता है कि उष्मा का जो है एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरीन होता है, कैलोरी होता है ना, उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। आप याद रखिएगा है ना। सबसे पहले एक चीज़ बताइए हमको है ना, कि अगर बात कर लिया जाए है ना, कि यहाँ से एक चीज़ लिख लीजिएगा, चीनी का अणुसूत्र होता है, चीनी का अणुसूत्र जो होता है C12H22O11। एक चीज़ आता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है यहाँ, ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन है 59 है ना, 59 क्वेश्चन कहता है लाइफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है ना, तो क्या है, लाइफिंग गैस का रासायनिक नाम है ना, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। किसका बोले, किसका, लाइफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है N2O है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 है ना, NO2। अब बताइए नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O5, N2O5। एक यहाँ होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है ना, नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको अम्ल ने कैसे ऑक्साइड कहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO, ठीक है। अब देखिएगा लाइफिंग गैस, लाइफिंग गैस मतलब होता है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ सभी व्यक्ति जो जितना भी उपस्थित रहेंगे वो सभी क्या होंगे, हंसते रहेंगे। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है N2O होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का सूत्र होता है N2O5, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO। क्लियर हो गया ना। अब आइए शार्ट क्वेश्चन है ना, शार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पीतल किसका मिश्र धातु है ना। सबसे पहले याद रखिएगा पीतल है ना, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है, पीतल जो है कॉपर प्लस Zn का है ना। कॉपर आ गया 70%, ई हो गया 30%। उसके बाद आइए सोल्डर है ना, सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर क्या है, मिश्र धातु। याद रखिएगा सोल्डर क्या है, मिश्र धातु है। जो होता है Sn प्लस Pb, Sn प्लस Pb मतलब टीन प्लस शीशा, टीन प्लस शीशा, इसका मिश्र धातु होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तो हो गया। अब आइए 61 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 61 है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है ना, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, ठीक है। तो आ देखिएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ना, मीथेन है। क्या है, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4 है ना, क्या है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। आप बताओ तुम्हें कि LPG का मुख्य घटक, मुख्य LPG गैस का है ना, LPG गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बोलिएगा ब्यूटेन। क्या, ब्यूटेन, C4H10, ठीक है। अब तुमको हम बोलेंगे कि LPG में कौन सी गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध आता है। LPG गैस में है ना कौन सा गैस मिला दिया जाता है जिसके कारण है ना, जिसके कारण गंध आता है, जिसके कारण गंध आता है। तो गंध है इथिल मार कैप्टन, इथिल मार कैप्टन। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला हम अब 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्त है ना कि दिया सलाई में, ठीक है, दिया सलाई में फास्फोरस का कौन सा अपरूप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ही हो गया है ना। तो आपको हम आंसर इसका जवाब दे दें है ना कि इसका आंसर है लाल फास्फोरस। क्या है, लाल फास्फोरस, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे है ना, थोड़ा सा देखिएगा। आपको हम बात कर लेते हैं फास्फोरस, एक बात याद रखिए, फास्फोरस का अपरूप जो दो प्रकार से होता है ना। फास्फोरस का अपरूप दो प्रकार से। पहला बात करते हैं श्वेत फास्फोरस है ना। दूसरा लाल फास्फोरस है ना, लाल फास्फोरस। अब ध्यान से देखिएगा, श्वेत फास्फोरस को, इसको हम पानी के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर मतलब पानी में डुबाकर, अगर बोले पानी में डुबाकर रखते हैं है ना, रखते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यह बहुत ज्वलनशील होते हैं। और लाल फास्फोरस को हम दिया सलाई में
उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से अगला पॉइंट भी लिख लीजिए, है ना, कि फास्फोरस का है ना संकेत होता है P। अब परमाणु क्रमांक इसका बोले अगर हम परमाणु क्रमांक तो 15 है ना, परमाणु क्रमांक 15। ठीक है, अब 63 नंबर क्वेश्चन कराएं कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना। तो ध्यान में रहे कैल्शियम का सबसे पहले समझिए परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है ना। तो आप आज देखिएगा, ठीक है, अगर पहले ये नाभिक है, क्या है नाभिक, तो पॉइंट लिखेगा सबसे पहले कि नाभिक का खोज क्या था, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। तो नाभिक में हम लोग न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन रहता है ना। तो कक्षा का नाम कहते देते के, है ना, अगला के एल, आगे के एल एम है, इसी तरह समझो तो के एल एम एन, है ना। इसको देखिए, इसको आप करिएगा के एल एम एन, इसको हम कह सकते 1 2 3 4, है ना। तो आप पहले अगला पॉइंट है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² है। कितना है, 2n² है। ठीक है, आप देखिएगा किसी कक्षा में 2n² है ना। अब ध्यान से देखिए, अब कहने का मतलब है कि बोले तुम बताइएगा, है ना, कि प्रथम कक्षा, आप पहला कक्षा का नाम सोचते के में कितना इलेक्ट्रॉन, के में तो बोलिएगा 2, बोले के बाद एल, के एल में कितना, तो देखिए आप थोड़ा सा 2n² है, एन प्राकृतिक संख्या है, तो एन के मान 1 2 3 4 डॉट। बताओ पहला हम पूछ रहा था के ने के स्क्वायर कितना, तो 2 × 1 2 है। इसी तरह से रखते जाए, दूसरा हम पूछ रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। के एल एम में करेंगे तो 3 3 3 9 दूनी 18 होगा। एन में करेंगे तो कितना होगा, एन में करेंगे तो 4 हुआ ना, 4 4 16 दूनी 32 हो गया। के एल एम ओ में करेंगे तो पापा से 50। ठीक है, इसमें के पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा में 32, पांचवा कक्षा में 50। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बताते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि कैल्शियम का, तो कैल्शियम जो है 20 में है ना। तो कैल्शियम जो 20 में है, तो पहले 2 8 8 2। उसी बात प्रकार सोडियम जो है 11 में है, तो 2 8 1। फिर मैग्नीशियम 12 में है ना, तो 2 8 2, है ना। क्लियर हो गया, इसी तरह से चलते रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, है ना। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार, है ना, ज्वार नियंत्रण में सहायक कौन सा औषधि है, तो पैरासीटामोल, है ना। कौन सा औषधि है, तो पैरासीटामोल। ठीक है, ये औषधि यह क्या है, आपको जब बुखार उखार लग जाता है तो आप दवा इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 है ना, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का नाम कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है ना दोस्त। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, है ना। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर, है ना, 66 क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि समुद्री शैवाल में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा समुद्री शैवाल में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना।
कि अगर क्वेश्चन रहे याद रख लीजिएगा कि आयोडीन की कमी से है ना घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से या गाइविटर रोग है ना, गाइविटर रोग होता है। अगर बात कर लिए समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है। समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है, पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ हेलो दोस्त, अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है अगला 67 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 67 क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन करा दोस्त है ना, क्वेश्चन करा कि सेलुलोज निम्नलिखित में किसका मुख्य घटक है ना। सेलुलोज ध्यान से देखिएगा है ना, सेलुलोज है ना किसका घटक है, है ना, किसका घटक है, तो कोशिका भित्ति का है ना, कोशिका भित्ति का है। ठीक है, तो अगला जो है, ठीक है, अगर बात की जाए सेलुलोज का है ना, तो सेलुलोज किसका घटक है, कोशिका भित्ति में। ठीक है, फिर याद रखिएगा पादप कोशिका में है ना, पादप कोशिका में है ना कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। आपको अगर हम बता दें, ठीक है, क्या है कि कोशिका है ना, कोशिका की खोज, ठीक है, कोशिका का खोज, ठीक है, कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कौन, रॉबर्ट हुक। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने देखा तो कौर के आकार का देखा था। कैसा आकार का, कौर के आकार का रूप में देखा था। ठीक है, अगर बात किया जाए, ठीक है, कि है ना अगर बात किया जाए कवक है ना, कवक में कोशिका भित्ति, ठीक है, कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज या काइटिन का है ना, सेलुलोज या काइटिन का। किसका, कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। ठीक है दोस्त, सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला अब आपको हम बता दें कि कोशिका, अब देखिए क्वेश्चन क्या देखिएगा कि सेलुलोज किसका घटक है, तो सेलुलोज है जो है कोशिका भित्ति का घटक होता है, कोशिका भित्ति का घटक होता है ना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगर बात करते हैं कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कवक में कोशिका भित्ति जो बना होता है ना, सेलुलोज या काइटिन का बना होता है, सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 68। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कहता है भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग द्वारा खाद्य पदार्थों का पूर्ति किया जाता है। भ्रूण विकास के लिए है ना, निम्नलिखित में किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति किया जाता है, तो उसके जो है भ्रूण विकास के लिए खाद्य पूर्ति जो किया जाता है गर्भाशय से है ना। कैसे किया जाता है, गर्भाशय से। याद रखिएगा कैसे किया जाता है, गर्भाशय से। अब ध्यान से देखिएगा है ना, या अंडाणु और बीजाणु के संयोग से है ना, अंडाणु और बीजाणु के संयोग से है ना, अंडाणु और बीजाणु के संयोग से है ना भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है। याद रखिएगा अंडाणु और बीजाणु के संयोग से भ्रूण का विकास होता है। अब ध्यान से देखिएगा है ना, विरसन की बात कर लिया जाए, विरसन है ना, तो विरसन से है ना कि विरसन से निकलने वाले हार्मोन है ना, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है
पुरुष में उत्सर्जित करने का काम करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं पुरुष में उत्सर्जित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए है ना कि पुरुषों में है ना, पुरुषों में वृषों की संख्या जो होता है, ठीक है, अगर बात की जाए कि पुरुष में है ना, पुरुष में वृषण की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है ना। वृषण की संख्या कितना होता है, जोड़ा का है, 1 जोड़ा पाया जाता है ना। कितना जोड़ा, तो 1 जोड़ा पाया जाता है। संख्या पूछे तो 2 गो है ना, संख्या पूछे तो 2 गो पाया जाता है ना, और वृषण पूछेंगे 2। अगला क्वेश्चन है ना 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन करा कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। ठीक है, चलिए उन पीनियल ग्रंथि की बात कर लिया जाए है ना। पीनियल ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, पीनियल ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में। ठीक है, कहाँ, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाया जाता है ना, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाया जाता है। अब बात किया जाए है ना, पॉइंट लिखिएगा है ना कि अगला जो पॉइंट इसका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है ना, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि, ठीक है, बड़ा ग्रंथि अकृत है। कौन सा है, अकृत है। सब मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा, अकृत है। आगे बात कर लेते हैं मनुष्य की खोपड़ी में है ना, ये जो खोपड़ी है ना, ऊपर वाला भाग है ना, मनुष्य की जो खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या, अगर बात कर ले खोपड़ी में है ना, खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो है, हड्डियों की संख्या हड्डियों की संख्या 29 है ना। खोपड़ी में ध्यान रखें, मनुष्य के जो है ना, खोपड़ी में पूरा खोपड़ी की बात कर ले, उसमें हड्डियों की संख्या जो है कितना है, 29 है। और चेहरा में है ना, चेहरा में कुल हड्डियों की संख्या है ना 14 है। कितना है, 14 है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर बात करें मानव शरीर में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो भाग होता है 3 भाग से बांटा गया है ना। कितने भाग से, 3 भाग से। अगर मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क पक्ष मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, क्लियर हो गया ना। मस्तिष्क का 3 भाग में हम बांट दिए हैं। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का है ना, मस्तिष्क का 3 भाग में है ना। पहला कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। और दूसरा बात करते हैं मध्य मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा बात करते हैं पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। क्लियर हो गया ना, 3 भाग से बांट दिए गए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन कहता है दोस्त, कौन सा विटामिन है ना जल में घुलनशील है ना। अगर बात कर लेते हैं, देखिए जल में घुलनशील विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन बी और सी है ना, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है ना। तो जल में घुलनशील वाला विटामिन कौन सा, विटामिन बी और सी। ठीक है, आपको बात याद रखना है ना कि अगर बात कर ले कि विटामिन ए और बी का जो खोज है ना, विटामिन ए और बी का जो खोज क्या था, मैककुलर है ना, मैककुलर। विटामिन किसका, मैककुलन है ना, मैककुलन है ना। विटामिन ए और विटामिन बी का जो खोज किया था है ना, मैककुलर। यहाँ से याद रखिएगा आप लोग है ना कि अगर बात कर ले कि विटामिन ए का है ना, ए के कमी से जो रोग होता है ना, रतौंधी होते हैं। कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है ना। अगर बात कर ले कि विटामिन, ठीक है, विटामिन जो है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है ना, विटामिन ए का जो है ना, याद रखिएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है ना, सबसे अच्छा स्रोत जो है ना गाजर है। कौन सा है, गाजर है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी व्यक्ति के रतौंधी हुआ है तो ठीक है, तो गाजर उसको ज़्यादा से सेवन करे ताकि उसे आपको क्या हो,
विटामिन ए प्राप्त हो, और विटामिन ए जब प्राप्त होता है तो रतौंधी खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन जो बी है ना, विटामिन बी के जो कमी से विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग, है ना, बेरी बेरी रोग। इसी तरह से विटामिन सी के कमी से जो होता है अस्केरिबी होता है, विटामिन सी की कमी से कौन होता है, अस्केरिबी होता है ना। सबसे अगर बात कर लें विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है, अच्छा स्रोत विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, है ना, आंवला। ठीक है, विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत अगर बात किया जाए तो आंवला। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिक्टस, है ना, हड्डियों में कमजोरी। अब बता दें विटामिन विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है ना, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। आगे बात कर लिया जाए, है ना, कि विटामिन ई की कमी से जो होता है बांझापन या जनन क्षमता, है ना, जनन क्षमता में कमी होता है। ठीक है, विटामिन ई के कमी से होता है बांझापन या जनन क्षमता में कमी। अब देखिए पॉइंट अगला जो है पॉइंट लिखेगा विटामिन बी और सी, है ना, विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील है। तब बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि विटामिन बी ए, है ना, विटामिन ए सी और विटामिन ए सी डी के जो है क्या में वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, क्लियर हो गया था यहाँ तक, है ना। तो क्लियर है कि सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं, तो विटामिन डी। चल 71 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब बताइए यहाँ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाए, जो कि बिहार पुलिस से इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है फिलहाल के लिए, ठीक है, तो इतना सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 71 क्वेश्चन, है ना। 71 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो सकल घरेलू उत्पादन में, है ना, सकल घरेलू उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान, है ना, सबसे ज़्यादा जो योगदान देते हैं वो देते हैं तृतीय, है ना, तृतीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मन में क्वेश्चन आएगा तो प्रथम क्षेत्र, है ना, प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि, है ना, मत्स्य पालन, है ना, कृषि मत्स्य पालन। और द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, है ना, द्वितीय क्षेत्र में आपको आएगा, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग, द्वितीय क्षेत्र में क्या चाहिए, विनिर्माण और उद्योग, है ना। तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, है ना, तृतीय क्षेत्र, है ना, परिवहन, है ना, परिवहन। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परिवहन, बैंक, है ना, बीमा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि। अब बताइए सरकार के सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है परिवहन से आता है ना, किससे आता है, तो परिवहन से आता है। याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आता है, कृषि, मत्स्य पालन, है ना, मधुमक्खी पालन। तृतीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण और उद्योग। तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, बैंक, बीमा, ठीक है। और व्यापार भी कर सकते हो इसको, व्यापार, है ना, व्यापार। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं 72 क्वेश्चन। कहता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध है ना, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के संबंध है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, है ना, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध जो है ना, संबंध जो है व्यक्तिगत
एकांशी, व्यक्तिगत एकांशी। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है ना, 73 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2023 में भारत का कुल कितने रामसागर स्थल था, है ना। जून 2023 में, है ना, जून 2023 में, है ना, भारत में कुल भारत में कुल रामसागर जो है स्थल था, स्थल 75 है ना। कितना है? 75 में। अब ध्यान से देखिए, है ना, अगर बात के लिए भारत में कुल, है ना, तो इससे आपको अगर बात कर लेते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि, सबसे मुख्य पॉइंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम कि सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक रामसागर जो है स्थल कहाँ पाया जाता है, तो बात कर लेते हैं सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक रामसार स्थल जो पाया जाता है तमिलनाडु में, जो कि 17 है ना, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। अब देखिए भारत के सबसे छोटा, है ना, तो रेणुका है ना, वेंटलैंड, रेणुका वेंटलैंड, है ना, रेणुका वेंटलैंड जो है उस भारत का जो है जो रेणुका वेंटलैंड कहाँ है, तो राजस्थान में, है ना, राजस्थान में जो सबसे, है ना, सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा रामसर स्थल है ना, रामसर स्थल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, अगर बोल रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा रामसर साइट जो है कौन है, तो सुंदरवन है ना। सुंदरवन है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो गया दोस्त? ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर बोले 2023 में भारत में कुल कितना रामसागर साइट था, तो 75 था। ठीक है, अब सबसे छोटा रामसागर साइट जो था रेणुका वेंटलैंड कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। सबसे बड़ा जो है सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब सबसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है 2 फरवरी के। ठीक है, अब आइए 74 क्वेश्चन, है ना, 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टेक हो गया दोस्त, है ना, कि सबसे अधिक रामसागर स्थल तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है रेणुका वेंटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में, है ना। सबसे छोटा रामसागर स्थल जो है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है रेणुका वेंटलैंड। क्लियर हो गया ना? सबसे छोटा रामसागर स्थल जो है रेणुका वेंटलैंड है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए 74, है ना, 74 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या की वृद्धि, है ना। भारत में, ठीक है, भारत में बेरोजगारी, है ना, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है ना, प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या का वृद्धि, जनसंख्या का तीव्र वृद्धि। अब देखिए याद रखिएगा, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के स्थान प्रथम हो गया है। ठीक है, आपको याद रखना होना चाहिए कि जनसंख्या, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान पहला नंबर पर है ना। पहला नंबर पर भारत, दूसरा नंबर पर है चीन, है ना, दूसरा नंबर पर चीन। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान 7वां नंबर पर है। कैमा नंबर पर है? 7वां नंबर पर है। ठीक है, कैमा नंबर पर है? 7वां नंबर पर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन
75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन क्या करा मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया था, है ना। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया था, है ना। तो मुस्लिम लीग की संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि वह मुस्लिम लोग एक अलग संविधान चाहते थे, है ना। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का क्यों बहिष्कार किया गया था, क्योंकि मुसलमान लोग एक अलग संविधान सभा चाहते थे, एक अलग संविधान चाहते थे। ठीक है, एक अलग संविधान चाहते थे। अब आंसर तो हो गया, एक अलग संविधान चाहते थे। लेकिन अगर बात कर ली जाए, है ना, बात कर लिया जाए कि मुस्लिम, सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम लीग का, है ना, मुस्लिम लीग का, है ना, कि आंसर है मुस्लिम लीग का जो है, मुस्लिम लीग का जो है बहिष्कार, संविधान से बहिष्कार किया गया था क्योंकि वह किया गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। ठीक है, अब देखिए इसका जो है ना, इसका अगर बात हम कर लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में किया गया था। इसका अध्यक्ष, इसका प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे, है ना, इसका प्रथम अध्यक्ष दिशा आगा खां। ठीक है, अब देखिए 1906 के बात है ना, 1906 की जब बात है तो बात है लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ समझौता 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था, है ना। देखिए पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप देखिए क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था, है ना, चौधरी रहमत अली ने किया था। याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान प्रथम और दूसरा स्थान चीन हो गया, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान तो 7वां हो गया। अब देखिए मुस्लिम लीग का, है ना, सबसे पहले कि मुस्लिम लीग का संविधान से बहिष्कार किया गया था क्योंकि मुस्लिम जो है, मुस्लिम एक अलग संविधान चाहता था, मुस्लिम लोग एक अलग संविधान चाहता था, इसका आंसर। दूसरा अगर पॉइंट याद रखिएगा, मुस्लिम लीग को जो स्थापना हुआ था 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर 1906 में, और 1906 में लखनऊ समझौता हुआ था, 1906 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, मुस्लिम लीग की जब स्थापना 30 दिसंबर 1906 में होता, इसकी अध्यक्षता आगा खां कर रहे थे। ठीक है, अब पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या चौधरी रहमत अली ने किया था, है ना, चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, है ना, तो अगर बात कर लें लखनऊ अधिवेशन जो है 1906 ईस्वी में, है ना, 1906 ईस्वी में कर रहे थे। इसका अध्यक्षता, है ना, इसका अध्यक्षता करा था, ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार, है ना, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, तो आज देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट संविधान, जो कांग्रेस जो स्थापना हुआ था 1985 में, ठीक है, तो उस स्थापना में जो है 1906 ईस्वी में जब उसका 1906 ईस्वी में जब अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें 1906 में अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था। ठीक है, उसका जो अध्यक्षता किए थे, ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार ने कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर है ना, 76 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। देखिए 76 हो गया, ठीक है, 76 आपको हिंदी ग्रामर, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 76 को छोड़ते हैं। अब आइए हम लोग 77 के क्वेश्चन, है ना,
77 क्वेश्चन करा, अध्यक्षता शासन प्रणाली में प्रशासन के कार्यकारी नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, अध्यक्षता शासन प्रणाली में प्रशासन के कार्यकारी नियंत्रण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसका? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब देखिए यहाँ से याद रखिएगा पॉइंट को कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति के। अगर उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, है ना, सुनना क्वेश्चन मेरे बात गौर से, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है ना? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, जब राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति के पद कौन संभालता है ना? तो आप संभालता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हो गया ना? चलिए अब 78 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? है ना, तो आप ऑप्शन में देखिएगा, इसमें ऑप्शन दे रहा था क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, है ना, तो इसमें क्लोरीन नहीं है। ठीक है, क्लोरीन नहीं है। तो आप जरा सो देखिएगा इधर, अठहत्तर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, उत्कृष्ट गैस कौन सा है ना? तो उत्कृष्ट गैस है हीलियम, है ना, हीलियम He, हीलियम, आर्गन, है ना, आर्गन Ar, क्रिप्टन, है ना, Kr, क्रिप्टन के बाद रिडॉन, Rn, है ना, रिडॉन Rn। उसके बाद हो जाता है क्रिप्टन के बाद नियॉन Ni, उसके बाद जिनॉन के एक्सी, जेनॉन के एक्सी। तो ये सभी जो है क्रिप्टन गैस है ना, ये सभी क्रिप्टन गैस है। लेकिन याद रखिएगा एक बात को, है ना, कि उत्कृष्ट गैस की संयुक्ता, है ना, संयुक्ता कितना होता है? 0 होता है। संयुक्ता कितना होता है? 0 होता है। संयुक्ता 0 होता है। लेकिन अपवाद में है ना, अपवाद में अगर बात कर लें, अपवाद में हीलियम, ठीक है, हीलियम की संयुक्ता, है ना, हीलियम की संयुक्ता 2 है। हीलियम की संयुक्ता 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ है ना? चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं 79। ध्यान से देखिए 79 को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में क्या जल से हल्का है ना? निम्नलिखित में नहीं, सॉरी, अगला 79 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व हेलोजन समूह का तत्व है? ठीक है, तो हेलोजन समूह का तत्व जो है, सबसे पहले ध्यान रखिए, हेलोजन समूह का जो तत्व होता है ना, हेलोजन समूह का जो तत्व है, पहला फ्लोरीन, है ना, एक मतलब फ्लोरीन, ठीक है, एक मतलब फ्लोरीन, दूसरा हो गया क्लोरीन, एक मतलब फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, है ना, एस्टोटीन, है ना, एस्टोटीन। याद रखिएगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन। अब बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, है ना, सबसे अधिक, याद रखिएगा कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है ना, कौन सा? फ्लोरीन है ना, कौन सा? फ्लोरीन है। आगे बात करते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना कि कौन। अब देखिए आधुनिक आवर्सानी, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आधुनिक है ना, आधुनिक आवर्सानी, आधुनिक आवर्सानी, आधुनिक आवर्सानी जो आधुनिक आवर्सानी को तैयार है ना, को तैयार जो किए थे मोसले, मोसले है ना, मोसले किए थे, ठीक है, मोसले किए थे। लेकिन आधुनिक आवर्सानी में है ना, आधुनिक आवर्सानी में वर्ग 17 में है ना, आधुनिक आवर्सानी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में है ना, वर्ग 17 में, वर्ग 17 में, वर्ग 17 में हेलोजन, हेलोजन समूह, हेलोजन समूह शामिल है, हेलोजन समूह शामिल है, रखा गया है, शामिल है, ठीक है, हेलोजन समूह शामिल है, ठीक है। हेलोजन समूह का सबसे है ना, हेलोजन समूह का सबसे अभिक्रियाशील, सबसे अभिक्रियाशील, ठीक है, हेलोजन समूह में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। क्लियर हो गए ना? तो यहाँ तक क्लियर, फिर से देखिए है ना। पहला बात है कि हेलोजन समूह, हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व शामिल होता है ना, हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व शामिल होता है। पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, एस्टेटिन। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ अब क्या है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी का तैयार मोसले ने किया था 1913 में, है ना, लिख देते हैं 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन समूह का वर्ग 17 में रखा गया है ना, हेलोजन समूह का वर्ग 17 में रखा गया था। हेलोजन समूह के सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है फ्लोरीन होता है। अब थोड़ा सा ऑप्शन से ध्यान देते हैं, ठीक है। ध्यान से यहाँ देखिए है ना, आपका ब्रोमीन आ गया। थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ब्रोमीन की अगर बात कर लेते हैं तो ब्रोमीन जो है ना, अधातु है। सबसे पहला चीज कि कौन सा अधातु है ना, पहले बात कर लेते हैं ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन के बिया। ब्रोमीन अधातु है, अधातु है जो द्रवावस्था में रहता है, जो द्रवावस्था में रहता है, जो द्रवावस्था में रहता है, रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि कौन सा धातु जो द्रवावस्था में रहता है, तो क्या बोलेगा? ब्रोमीन, है ना। अब बताओ कि पारा है ना, पारा के Hg, पारा H जो धातु है, क्या है? जो धातु है कमरे के ताप पर है ना, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है, द्रवावस्था में, द्रवावस्था में रहता है, ठीक है, द्रवावस्था में रहता है, ठीक है। अब बताइए कौन सी धातु, धातु पूछे तो पारा, धातु पूछे तो पारा, कौन सी धातु द्रवावस्था में रहता है तो पारा, कौन से अधातु, कौन सी अधातु, तो कौन से अधातु रहेगा तो ब्रोमीन। क्लियर है। अब देखिए आयोडीन की बात है ना, तो आयोडीन जो है अधातु है ना, तो कौन मतलब कौन सा अधातु है? आयोडीन है ना, बात कर लेते हैं आयोडीन, तो इसको लिख लीजिएगा आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन अधातु है ना, अधातु है जिसमें, जिसमें चमक है, चमक है ना, जिसमें चमक है। क्लियर हो गया ना, जिसमें चमक होता है, ठीक है। अब देखिए एक याद आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है दोस्त, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर इतना क्वेश्चन है तो क्यों छूटना नहीं चाहे, ठीक है। फिर से एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। क्लियर हो गया ना कि हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व शामिल है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है ना। अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी का जो तैयार किया था मोसले 1913 में, ठीक है। अभी जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं मोसले का, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन समूह का वर्ग 17 में रखा गया, ठीक है। कहता है हेलोजन समूह में सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन होता है।
अब बात कर लेते हैं ब्रोमीन। कौन सी धातु दर अवस्था में रहता है? कौन सी धातु पारा, ठीक है, धातु पारा। कौन सी अधातु दर अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं आयोडीन। कौन सी अधातु में चमक होते हैं या ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। उसके बाद कहते हैं कि ग्रेफाइट अधातु है। कौन सी अधातु जो ऊष्मा विद्युत का चालन करता है? कौन सी अधातु ऊष्मा विद्युत का चालन करता है या सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ओके। चलिए दोस्त, अब 80 नंबर क्वेश्चन है ना, 80 नंबर क्वेश्चन करा है ना कि निम्नलिखित में कौन जल से हल्का होता है? देखिए, जल से हल्का, ऑप्शन जल से हल्का है ना, जल से हल्का सोडियम होता है। कौन सा होता है? सोडियम, है ना, सोडियम। अब ध्यान से देखिए, सोडियम जो है इन है, सोडियम इन है ना, इसका संकेत, सोडियम का संकेत इन होता है। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान है ना तेज होता है, परमाणु द्रव्यमान तेज होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, 281 होता है, 281 होता है। अब बोले संयोजकता, ठीक है, संयोजकता की अगर बात कर लेते 1 होता है। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ तक क्लियर है सोडियम के बाद। अब देखिए, सोडियम जो है, सोडियम को है ना, सोडियम को जल में, केरोसिन तेल में, सोडियम को केरोसिन सोडियम के केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्लियर हो गया ना कि सोडियम, सबसे पहले सोडियम जल से हल्का होता है, सोडियम जल से हल्का होता है, ठीक है। सोडियम का संकेत इन होता है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान तेज होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, सोडियम की संयोजकता 1 होता है ना। तो अब बात कर लेते हैं सोडियम को। सोडियम जो है धातु है, सोडियम क्या धातु है, इसे हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। आगे ऑप्शन में अगर बोले एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर एल्युमिनियम का हम कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका क्या हो जाएगा? 283 एल्युमिनियम का। अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा मैग्नीशियम जो है, देखिए एल्युमिनियम 13 में, याद रखिएगा, मैग्नीशियम 12 में, है ना, तो 282। चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन, है ना, 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहते हैं 81 कि भारत में बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? है ना, भारत में, है ना, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था 1985 में, ठीक है, 1985 में। क्लियर हो गया ना? 82 नंबर क्वेश्चन, है ना, 82 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हम कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट, है ना, फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का संतोष ट्रॉफी, है ना, संतोष ट्रॉफी के जीता था। तो जो देखिए संतोष ट्रॉफी फाइनल में जो है वो, देखिए फाइनल किसका साथ हुआ था? फाइनल जो हुआ था, है ना, फाइनल कर्नाटक और मेघालय के साथ जो विजय हुए, है ना, कर्नाटक विजय हुए और उपविजेता, है ना, उपविजेता जो बने, है ना, मेघालय बने, उपविजेता जो बने मेघालय बने, ठीक है। वो विजेता कौन बने? मेघालय बने। क्लियर हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हम बता दें 83, क्वेश्चन 83 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे तने धातु है ना, तने धातु है। देखिए अगर क्वेश्चन 83 कि सबसे, है ना, सबसे तने धातु को बात आता है तो सोना, है ना, सोना आता है AU। दूसरे नंबर पर आता है चांदी, आता है AG। थोड़ा सा समझिएगा, है ना, सबसे तने धातु सोना और सबसे दूसरा नंबर पर आता है चांदी, है ना, दूसरे नंबर पर क्या आता है? चांदी। अब कहते हैं कि सबसे, है ना,
कौन सा धातु जो है, कौन सा धातु सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम चालक है, तो तुरंत जवाब आएगा Ag, है ना। सर्वोत्तम चालक है तो Ag मतलब चांदी, जिसे हम कहते हैं सिल्वर, है ना। क्या कहते हैं? सिल्वर। अब देखिए अगला जो है, अगला पॉइंट आप देखिएगा AU, है ना, Ag, है ना, AU और Ag जो है, Ag क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। Ag क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता। अब देखिए एक बात याद बता देते हैं ना, विद्युत बल्ब का, ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन W, है ना। टंगस्टन के अगर बोले गलनांक तो 3500 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्त, 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 84, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, है ना। वर्ल्ड हाँ ठीक है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, है ना, 2023 में। अब देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, है ना, इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान था, भारत का जो स्थान था, भारत का स्थान 161वां, है ना, 161वां। अब देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान जो है वो 161 में थे, ठीक है। अब 85 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, ठीक है। कहता है पौधे में शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है ना। पौधे में शोषण, है ना, पौधे में शोषण का अंतिम उत्पाद, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा या ऊर्जा, है ना। बोले कैसे? ध्यान से देखिए, है ना। आप अगर बात करिए तो हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं, जब जो है ना, हरे पौधे जो होते हैं, है ना, हरे पौधे जो अपना भोजन क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। इसीलिए हम ग्लूकोज को C6H12O6 को, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देते हैं, तो CO2 प्लस H2O, है ना, CO2 प्लस H2O, है ना, H2O प्लस, है ना, प्लस ऊष्मा। अब देखिए संतुलित करना है तो यहाँ देखिए हम 12 से करते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 और 30, है ना। यहाँ 6 से करिए, यहाँ 6 से, तो देखते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6, है ना, और 12 6 18, 18 और 6 दूनी 12, 12 और 18, तो यहाँ बनेगा 6O2, है ना, 6O2। क्लियर है ना। अब देखिएगा कार्बन 6, है ना, 6 आप देखते हैं, हाइड्रोजन 12 गो है, 6 दूनी 12 गो, है ना। अब देखते हैं ऑक्सीजन 6 यहाँ, 12 दूनी 24 और 6, क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से टूट जाता है। लेकिन अगर बोले पौधे में जो है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है तो 6CO2 प्लस 6O2 तो बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है ना। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, है ना, और यहाँ हो जाएगा 6H2O। अब देखते हैं 6 दूनी 12, है ना, यहाँ 12 और यहाँ बनाएगा आपको O2, तो 6O2, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, 6
अच्छा तो 12 6 18 है ना। अब देखते 12 यहाँ 12 यहाँ, क्लियर। अब देखते 6 यहाँ 6 यहाँ, अब प्लस आ जाएगा आपको, है ना, ऊष्मा प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो ध्यान में रहे। अब बात रह गई अगर कोई पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का अनुसूत्र, ग्लूकोज का अनुसूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए 86 क्वेश्चन है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाते हैं, है ना। कहता है क्वेश्चन समझिए, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने का प्रवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने का प्रवृत्ति हो उसे हम 86 क्वेश्चन, उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं, ठीक है, उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, है ना। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है खुला आकाश नीति क्या है ना। खुला आकाश नीति क्या है, तो ध्यान से देखिए, खुला आकाश नीति, है ना, खुला आकाश नीति की बात करते हैं। खुला आकाश नीति, खुला आकाश नीति, खुला आकाश नीति, है ना, जल ठीक है, जल विमान, जल मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की एक नई योजना। तो दोस्त ठीक है, कहिएगा खुला आकाश नीति है क्या, है ना। खुला आकाश नीति है जल विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की एक नई योजना है, ठीक है। चलिए नंबर 88 नंबर क्वेश्चन, है ना। 88 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राज्य प्रांतियों में कौन सी शामिल नहीं है, है ना। तो भारत सरकार के राज्य प्रांतियों में, है ना, भारत सरकार की, है ना, भारत सरकार की राज्य असम प्रांतियों में है ना, प्रांतियों में शामिल कौन कौन है, तो याद रखिएगा तीसरा है लाभ और लाभ, तीसरा है संपत्ति से किराया। याद रखिएगा दोस्त, है ना। क्वेश्चन कर रहा था भारत सरकार की राजस्व में प्राप्ति शामिल नहीं है, तो आपको याद रखिए जो शामिल है वो याद है, तो आप अपने को ऑप्शन छाट लीजिएगा, ठीक है, कि ब्याज शामिल है, लाभ और लाभ प्रवाह शामिल है, संपत्ति से किराया शामिल है, ठीक है। 89 हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। 89 जो है क्वेश्चन है, ठीक है, कि रुपया की परिवर्तनता उद्देश्य क्या है ना। रुपया की परिवर्तनता उद्देश्य जो है निर्यात में वृद्धि, नौकाशाही में नियंत्रण की कमी, है ना, निर्यात में वृद्धि, नौकाशाही में नियंत्रण की कमी, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन से कम करना और सभी, है ना, इसमें सभी हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन नंबर, है ना, 90। कहता है द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय में दो भाग एवं विभाजन किया गया आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में कौन सी शामिल नहीं है। तो स्थानीय शासन नहीं शामिल है। कौन सा? स्थानीय शासन शामिल, ठीक है, शामिल नहीं है। स्थानीय शासन शामिल नहीं है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, है ना, 51 नंबर क्वेश्चन, है ना। 51 नंबर क्वेश्चन कराए, कांग्रेस की ओर से क्रिसमस मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार परामर्श हेतु किस अधिवृत किया गया था, है ना। कांग्रेस की तरफ से, है ना, क्रिस मिशन याद रखिएगा, क्रिस मिशन के इसके विचार कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस में था, इसके विचार परामर्श हेतु के लिए, है ना, दो व्यक्ति को चयन किया गया था। एक था
मौलाना कलाम आज़ाद, है ना, मौलाना कलाम आज़ाद। दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो है कांग्रेस की तरफ से, है ना, क्रिसमस को परीक्षण करने के लिए इनको भेजा गया था। तो इससे याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है भारत आए थे, क्रिप्स मिशन जो है भारत आए थे, है ना, 1942 में, है ना, 1942 में कौन आए थे? क्रिप्स मिशन भारत आए थे 1942 में। कि जब क्रिप्स मिशन जब भारत आए थे उस समय, है ना, उस समय इंग्लैंड का है ना प्रधानमंत्री थे, है ना, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो ब्रिस्टन जर्जिल, है ना, ब्रिस्टन जर्जिल थे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 92 क्वेश्चन है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान में रखिए, भारत का 50वें न्यायाधीश, है ना, 50वें न्यायाधीश जो थे चंद्रचूड़, है ना, चंद्रचूड़, याद रखिएगा 25वें न्यायाधीश में थे। ठीक है, तो भारत का, है ना, 49वें न्यायाधीश ललित, ठीक है, ललित थे, है ना, कौन थे? तो ललित थे। ठीक है, ललित थे। क्लियर हो गया। अब 93 क्वेश्चन की तरफ होते हैं। ठीक है, 93 क्वेश्चन है पन्नार आश्रम, है ना, पन्नार क्या है? ठीक है, पन्नार आश्रम, है ना, पन्नार आश्रम की अगर बात कर लेते हैं, आश्रम संबंध, तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो संबंध था विनोबा भाव से, है ना, इसका जो संबंध था विनोबा भाव से। ठीक है, इसका संबंध किससे था? तो विनोबा भाव से था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से है, हाँ, पन्नार आश्रम किससे? विनोबा भाव से, है ना, विनोबा भाव से। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये थे सदकात आश्रम, है ना, इससे रिलेटेड से। अगला जो पॉइंट याद रखिएगा, है ना, अगला पॉइंट जो है शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से थे, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, कि सर्वोदय निकेतन, है ना। अब देखिएगा सर्वोदय निकेतन जो था जयप्रकाश, है ना, जयप्रकाश नारायण से था। ठीक है, तो ध्यान में रहे दोस्त, है ना, कि पन्नार आश्रम था विनोबा भाव से था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम से था, है ना, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से थे, सर्वोदय निकेतन जयप्रकाश नारायण से थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक समाप्त हो गया, 93 क्वेश्चन। ठीक है, 93 क्वेश्चन दोस्त, है ना। तो आपका जो है बिहार पुलिस सेट नंबर 3 आपका टोटल हम करा दिए जीके जीएस, है ना। उसमें जो मैथ और इंग्लिश जो पूछा जाता है उसको हम छोड़ दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है।